नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। आज हम पीरियडिक टेबल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। क्योंकि पीरियडिक टेबल का जो पार्ट 1 था उसमें हम आपको यह बता दिए थे कि जो भी इंपॉर्टेंस ग्रुप है, जो एलिमेंट्स है, जो ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है या नॉन रिएक्टिव मोड से है, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है कि कौन किस ग्रुप का है, कौन किस ग्रुप का नहीं है, इसके बारे में हम लोग क्या किए थे, ऑलरेडी याद करवा चुके थे पार्ट 1 वाले में। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 वाले को जरूर देख लीजिएगा। आज इसमें हम ये बताएंगे कि आखिर ये पीरियडिक टेबल बनाया क्यों गया, किन किन वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, किनका गलत था, किनका सही था। क्योंकि जिनका कॉन्सेप्ट गलत था और उनका कॉन्सेप्ट क्या था, एग्जाम में यह भी पूछता है। क्योंकि वैज्ञानिक कोई सामान्य आदमी मेरे तुम्हारे तक नहीं है कि कुछ गलती बोला गया तो कर बात का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि वो वैज्ञानिक हैं तो इनमें जिन्होंने अपना अपना नियम दिया इस पीरियडिक टेबल को ब्रॉड करने में, इसको सफल बनाने में, इसको बनाने में, उन सारे लोगों के का कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि किनका क्या कॉन्सेप्ट था और क्यों गलत हो गया और किनका सबसे परफेक्ट है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल के पिता कौन हैं, इससे पहले किन लोगों ने प्रयास किया, इन सारी बात पर यह पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद पार्ट 3 जब आएगा तब उसमें चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड के बारे में। तो तत्काल हम लोग इसमें देखते हैं कि आपने इसमें 1 वर्ग से लेकर 18 वर्ग तक में जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे सारे का टेक्निक के माध्यम से पहले वीडियो में आपने याद किया कि कौन किस वर्ग का तत्व है। अब ये आवर्त सारणी जो बना है इसमें जितना भी आप परपेंडिकुलर लाइन देख रहे हैं, इस तरह का जितना भी परपेंडिकुलर लाइन देखते हैं, ये 1 से लेकर 18 तक का, इन सारे परपेंडिकुलर लाइन को जानते क्या कहा जाता है? इन सारे लाइन को वर्ग कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है ग्रुप। क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। यानी आवर्त सारणी के परपेंडिकुलर रो जो है, यानी वर्टिकल रो जो है, लंबवत कतार जो है, उसको वर्ग कहा जाता है। और इस तरह का आपका जो हॉरिजेंटल रो है, इस तरह का जो रो आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल रो है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये जो हॉरिजेंटल आपका रो है, क्षैतिज कतार है, इसको कहा जाता है आवर्त। तो आवर्त की संख्या कितना है भाई? ये जो आपका हॉरिजेंटली है ये आपका हो गया आवर्त। क्या हो गया भाई? आवर्त, जिसको इंग्लिश में आप पीरियड कहते हैं। तो आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त की संख्या कितना है भाई? 7। और वर्ग की संख्या कितना है? 18। कभी कभी तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना, तो 18। आवर्त की संख्या कितना, तो 7। लेकिन मेनली आपको इसमें यह जानना है कि इस आवर्त सारणी के बारे में किसने कौन कौन सा रूल दिया और कब दिया, क्यों गलत हो गया। तो आइए हम इन सारे रूल्स पर अभी बात आपसे करते हैं कि इस नियम के बारे में किसने बताया। इसमें देखिए सबसे पहले जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन में रूल आया था तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में, सबसे पहला रूल उसमें दिया था आपको किसने जानते हैं? डोबे-राइनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? डोबे-राइनर। ध्यान रखिएगा बाबू, डोबे-राइनर साहब जो हैं, एक मिनट, आपके जो डोबे-राइनर साहब हैं, ये डोबे-राइनर ने नियम दिए थे और तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का डोबे-राइनर साहब जो नियम दिए थे उसको कहा जाता है त्रिक नियम। तो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा कि डोबे-राइनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए कौन सा नियम दिया था। तो यह क्लियर हो गया कि डोबे-राइनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए कौन सा नियम दिए थे, तो त्रिक नियम दिए। त्रिक का मतलब होता है 3। त्रिक का मतलब क्या होता है? 3। उन्होंने दिया था 1817, यानी 1817 ईस्वी में जो है ये आपको डोबे-राइनर साहब ने एक नियम दिया था पीरियडिक क्लासिफिकेशन का। उस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को कहा जाता है त्रिक नियम। और ये नियम कब दिया गया? 1817, यानी 1817 ईस्वी में दिया गया। अब इस त्रिक नियम में क्या कहा गया? डोबे-राइनर का कहना यह था कि तत्वों को यदि लगातार क्रम में हम सजा देते हैं तो 3 तत्वों में से, गौर से सुनिएगा, त्रिक का मतलब क्या होता है? 3। तो इन्होंने कहा कि सजाया जाए तो 3 तत्वों में से बगल वाले दोनों तत्वों के द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है।
इसलिए इस नियम का नाम क्या हो गया? त्रिक नियम। क्या बोले कि बगल वाले दोनों तत्वों के द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी इनका कहना यह था, जैसे मान लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये तीन लगातार तत्व हो गया। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है भाई? ये परमाणु द्रव्यमान, सॉरी, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6 होता है। किसका? लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। ये सारे लोगों को पता होना चाहिए। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 40। तो डोबेरेनर ने क्या कहा था कि बगल वाले, कौन वाले? बगल वाले दोनों तत्वों के द्रव्यमान का औसत, द्रव्यमान का औसत बोले तो दोनों के योग बट्टा 2 से डिवाइड करेंगे, चूंकि 2 है तो बोला इसके द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्वों के बराबर होगा। तो गौर करेंगे, देख लेते हैं भाई। तो ये हो गया 6 + 40 बट्टा 2 तो 40 से कितना हो गया भाई? 46। 46 बट्टा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 बट्टा 2 करेंगे तो 23 हो जाएगा। क्या आपको 23 है? सोडियम का है। इसका मतलब है कि डोबेरेनर का ये त्रिक नियम क्या है भाई? बिल्कुल सही है। डोबेरेनर साहब तो यही ना बोले थे भाई कि तत्वों को लगातार क्रम में सजा देंगे तो 3 तत्वों में से बगल वाले दोनों तत्वों के द्रव्यमान का औसत, इन दोनों का योग बट्टा 2 बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आपने देखा कि बगल वाले तत्वों के द्रव्यमान का औसत जो है वो बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर है। तो ये डोबेरेनर का त्रिक नियम सही हुआ। क्योंकि उस समय तत्वों की संख्या काफी कम खोजा गया था, इसलिए इन्होंने जो रूल दिया था ये लगभग सही माना गया। लेकिन बाद के दिनों में ये पता चला कि हर एलिमेंट्स के जगह इस रूल का फॉलो नहीं किया जाता है, ये सारे तत्वों में अप्लाई नहीं होता है। अतः डोबेरेनर के त्रिक नियम का क्या किया गया? परित्याग किया गया। इनके त्रिक नियम को गलत साबित कर दिया गया। क्लियर? अब हम आते हैं, ये था आपका डोबेरेनर का कॉन्सेप्ट। दूसरा आपको आए न्यूलैंड साहब। कौन साहब आए भाई? तो दूसरे वैज्ञानिक में नाम आता है न्यूलैंड्स का। किसका नाम आता है? तो न्यूलैंड साहब का नाम आता है। न्यूलैंड्स का नाम आता है। अब ये न्यूलैंड साहब जानते कौन सा नियम दिए थे? ये दिए अष्टक नियम। कौन सा नियम दिए भाई? तो ये नियम दिए आपको अष्टक नियम। और अष्टक का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? 8। अष्टक मतलब क्या होता है? 8। तो न्यूलैंड साहब ने जो अष्टक नियम दिए, ये कब दिए? तो 1866 में, 1866 ईस्वी में न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया। और इनका यह कहना था कि यदि तत्वों को लगातार क्रम में सजा देंगे तो प्रथम वर्ग के तत्व का गुण 8वें वर्ग के तत्व के गुण से क्या होगा? मिलेगा। आपने संगीत का एक धुन सुना होगा, सारे गामा पादा नी सा सानी धापा मागा रे सा। सुने हैं ना? तो संगीत के इसी धुन पर न्यूलैंड साहब ने क्या किए? एक नियम डेवलप किए जो कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। और उनका स्पष्ट कहना था कि प्रथम वर्ग के तत्व का गुण 8वें वर्ग के तत्व के गुण से मिलेगा। कैसे? सारे गामा पादा नी सा में सा से स्टार्ट होता है, सा पे लास्ट होता है। सारे गामा पादा नी सा, सानी धापा मागा रे सा। तो पहला का 8वां, 8वां का पहला, ऐसा होता है संगीत में। तो उसी आधार पर इन्होंने क्या किया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, जो कि कहना था कि पहले तत्व का गुण लास्ट वाले से यानी 8वां से मिलता है। क्योंकि इनके समय में क्या हुआ था कि मात्र 56 तत्व का ही खोज हुआ था, तो लगभग में यह गुण देखा गया ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे तत्व का खोज होते गया, रिसर्च लगातार बढ़ते गया, तो इनका भी नियम क्या हो गया? फेल हो गया। तो समझिए न्यूलैंड के अष्टक नियम का भी परित्याग किया गया। लेकिन ये बात थोड़ा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए कौन सा नियम दिए थे? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। डोबेरेनर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। डोबेरेनर ने त्रिक नियम कब दिया? 1817 में। और न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया? 1866 में। इनके भी नियम का परित्याग हो गया भाई। तो अब क्या करेंगे हम लोग? क्लियर हो गया, इनका भी नियम गलत हो गया। अब कौन आए? तो अब आए मेंडलीफ साहब। कौन आए भाई?
तो अब आए आपके मेंडलीफ साहब। इन्होंने भी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का नियम दिए थे। और ये नियम कब दिए थे? तो 1869 में, 1869 ईस्वी में मेंडलीफ साहब ने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था। इनके समय में 63 तत्वों का खोज हो चुका था। जब 1869 में मेंडलीफ साहब ने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का नियम दिया था, तो उस समय तत्वों की संख्या कितनी खोजी गई भाई? तो 63 खोजा गया। और इन्होंने किस आधार पे पीरियोडिक टेबल को बताया? ये कई बार इस तरह के सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किस आधार पे भाई? तो परमाणु द्रव्यमान बोले तो एटॉमिक मास। चूंकि कुछ अंग्रेजी मीडियम का बच्चा कहता है भाई अंग्रेजी में भी बताइए, तो एटॉमिक मास। क्लियर हो गया कि न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया, वो गलत हो गया। उसके बाद 1869 में मेंडलीफ साहब ने क्या किए? आवर्त सारणी जो बनाए, उसमें एटॉमिक मास के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों को सजाया। इनका कहना था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो एटॉमिक मास के यानी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन के बराबर होता है। अर्थात तत्वों को यदि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। चूंकि उस समय 63 खोज हुआ था, तो कुछ हद तक इनके नियम को सही देखा गया, लेकिन बाद में जब मोसले साहब आए तो बोले ने ऐसा तो नहीं होगा भाई, क्योंकि बहुत ऐसा तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान तो एक ही जैसा है, लेकिन वो तीनों का नेचर साफ अलग है, उसको किसी भी सूरत में एक वर्ग में नहीं रखा जाएगा। जैसे आपने आर्गन का नाम सुना होगा, पोटेशियम का नाम सुना होगा और कैल्शियम का नाम सुना होगा। ये तीनों तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 40 ही होता है। तो अब बताइए कि मेंडलीफ के अनुसार तो इनको एक ही वर्ग में होना चाहिए, जबकि नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि आर्गन एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। ये पोटेशियम अल्कली मेटल है, क्षारीय धातु है और मोस्ट रिएक्टिव भी है। और कैल्शियम अल्कली अर्थ मेटल है, क्षारीय मृदा धातु है। तीनों का गुण अलग अलग, लेकिन तीनों का द्रव्यमान क्या है भाई? तो सेम है। तो आपने देखा कि मेंडलीफ का जो नियम है ये भी नियम गलत। इतना ही नहीं, मेंडलीफ के नियम में आप देखिएगा, इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया था, इनके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का पोजीशन था 2 वर्ग में। अरे भाई, जब सब तत्वों को आप एक एक वर्ग में रखे तो हाइड्रोजन का नक मुंह ज्यादा बढ़िया था, एकरा कहे आप 2 में रखे। स्वाभाविक है, आप 5 भाई हैं और घर का बंटवारा होगा तो सबको एक एक घर न मिलना चाहिए कि एगो को मिल जाएगा 2 और सबको मिलेगा आधा घर। कोई मानेगा भाई? नहीं ना मानेगा। तो भाई इसके नियम को कैसे मानेंगे? तो मोसले साहब आए, बोले नहीं, मेंडलीफ का जो ये नियम है ये भी गलत है। लेकिन आपको ये जानना है, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछता है कि मेंडलीफ साहब ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या बनाया? तो एटॉमिक मास बनाया, यानी परमाणु द्रव्यमान बनाया। याद हो गया? उस समय तक कितने तत्वों को खोजा गया? 63 तत्वों को खोजा गया। मेंडलीफ ने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का नियम कब दिया? तो 1869 में दिया। सारे चीज हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपके दिमाग में एकदम सेट होते जाता होगा। इसी तरह से ध्यान से इस पूरी सेशन को देखिए। पीरियोडिक टेबल चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे एग्जाम ग्रुप डी का हो या कोई बिहार सचिवालय का हो या बीपीएससी का, या कोई एग्जाम हो, पीरियोडिक टेबल का एक सवाल फिक्स है जो परीक्षा में पूछबे करेगा। एक से ज्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन एगो फिक्स पूछता है। इसलिए आप पीरियोडिक टेबल का जितना भी वीडियो हो उसको एकदम गौर से पूरी की पूरी देखेंगे, तब आपको 100% याद भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा। और यदि अच्छे तरीका से हम आपकी मदद कर पा रहे हैं और आपको समझा पा रहे हैं तो सेशन को शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक तुम शेयर नहीं करोगे तब तक हम लोगों के पास पहुंचेंगे कैसे? हमको कौन जानता है? तुम जानता है, और तुम ही मुझे उन हर बच्चों तक पहुंचा सकता है जिन बच्चे को मेरे जैसे शिक्षकों की तलाश थी। यदि आपको भी जीएस के अच्छे शिक्षकों की तलाश थी तो आज आपको लगता होगा कि आपकी तलाश पूरी हो गई। निश्चित रूप से तो आप जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं आप लोगों से कि आप जरूर इस चीज को शेयर करते होंगे। क्लियर? तो ये मेंडलीफ साहब का भी नियम क्या हो गया भाई? गलत हो गया। अब कौन आएंगे? तो अब आएंगे मोसले साहब। कौन आएंगे मेरे दोस्त? अब आपके आएंगे मोसले साहब। और ये मोसले साहब जो हैं, इनको माना जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के पिता। इनको क्या माना जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के पिता।
कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियडिक क्लासिफिकेशन या मॉडर्न पीरियडिक टेबल के पिता कौन माने जाते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता मोसले साहब माने जाते हैं। और इन्होंने 1913 ईस्वी में, किस ईस्वी में मेरे दोस्त, इन्होंने 1913 ईस्वी में आवर्त सारणी जो बनाए, ये आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, जिसमें अब तक आवर्त सारणी में जितना भी दोष था उन सारे दोषों को दूर किया गया। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या आप जान लेंगे, अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिन्हें मोसले ने अपने अकॉर्डिंग उसको सजाने का प्रयास किया, सजाने का काम किया। इतना ही नहीं, यदि भविष्य में भी कुछ तत्वों का खोज होगा तो मोसले के आवर्त सारणी में स्पेस है जहां पे उन तत्वों को एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। अब सवाल है कि सर इन्होंने जो पीरियडिक टेबल बनाए उसका आधार क्या था, किस बेसिस पर उसको तैयार किए थे, तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, ये किए थे आपको परमाणु संख्या के आधार पे। किस आधार पे, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बोले तो एटॉमिक नंबर, किस आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे इन्होंने आवर्त सारणी को बताए, परमाणु संख्या के आधार पे बनाए। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनाए थे और मोसले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पे बनाए। इनका कहना यह था बाबू कि यदि तत्वों को परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए तो एक वर्ग में आने वाले सारे तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण समान होता है, और यह सत्य है। इसमें अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्ग की विशेषता और आवर्त की विशेषता, तो उसमें एक क्लियर हो जाएगा कि एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सब का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, एक जैसा होता है, समान होता है। अतः मोसले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पे तत्वों को सजाया, और वर्तमान में जो आपका पीरियडिक टेबल है, जो आप पढ़ते हैं, जो आप जानते हैं, वो मोसले साहब का पीरियडिक टेबल है, जिसमें वर्गों की संख्या कितना, ये कुल तत्वों की संख्या कितना है, 18 है। इसमें वर्ग की संख्या कितना है, तो वर्ग की संख्या 18 है, और आवर्त की संख्या पूछेगा कि आवर्त की संख्या कितना है, तो आवर्त की संख्या 7 है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आवर्त की संख्या 7, वर्गों की संख्या 18, किस आधार पे बनाया गया, परमाणु संख्या के आधार पे। कब तैयार किए, 1913 में। कुल तत्वों की संख्या कितना है, 118। और आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है भाई, तो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता मोसले साहब है। कोई कंफ्यूजन आपको, तो ये सेशन जो पीरियड टेबल का आप देख रहे थे, तो आपने पीरियड टेबल का प्रारंभिक इतिहास देखा कि किन किन लोगों ने प्रयास किया, किनका प्रयास असफल रहा, किनका कौन सा नियम था, किनका नियम सफल रहा, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सारा क्लियर हो गया। हम उम्मीद करेंगे आपने इसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में जान गए होंगे, याद भी हो गया होगा। अब अगले वीडियो में आपसे पीरियड टेबल पार्ट 3 में जब मुलाकात होगी तो हम आपको आवर्त और वर्ग की विशेषता बताएंगे और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, और भी इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इससे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब तक जितने टाइप का सवाल था वो क्लियर हुआ, आगे फिर हम लोग मिलेंगे तो आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज की सेवा यहीं तक।